ठीक है। सो चैप्टर 9 में क्या था? चैप्टर 9 में हम लोगों ने सीखा था कि हाँ, laws of motion. Yes or no? The chapter was about laws of motion. So the first law of motion was related to the inertia. So inertia क्या होता है? जो वैसा एक फोर्स जो एक बॉडी को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए मतलब इट enables an object to continue its motion in the same manner. है कि नहीं? याद है? हाँ। बाकियों को याद है इनर्शिया के बारे में? इनर्शिया एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने क्या सीखा था कि हाँ, कोई भी चीज अगर स्टेट में है तो वो स्टेट में ही रहेगा, और कोई भी चीज अगर तुम्हारा मूविंग किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो अगर उस बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो वो अगर रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, या फिर अगर मोशन में है मोशन में ही रहेगा इन द सेम मैनर. मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है कि नहीं? यही था ना इनर्शिया के बारे में, याद है ना सबको? अदर्स याद आ रहा है? हाँ सर. सो दैट वाज द हाँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. हाँ सर. सो द एंटायर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, तो दैट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द इनर्शिया कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? तो ये था हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा वो उसी स्टेट में रहेगा, खत्म. द स्टेट्स कैन बी आइदर ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, मतलब उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. बिकॉज देखो, एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब क्या? एक बॉडी को स्पीड अप या फिर स्लो डाउन करने के लिए इट हैज टू एक्सेलरेट, है कि नहीं? सो दैट इज वाई यहाँ पे तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स वर्क, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन अगर नहीं है इसका मतलब फोर्स भी नहीं है. बिकॉज फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए. समझ में आ रहा है ना? हाँ। नवोदय काव्य, नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर. कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना. हाँ, अभी जो फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर और इसके आगे वाला जो चैप्टर है, दिस टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोल सकता हूँ तुम लोगों का क्लास 9 में जितना भी सब्जेक्ट्स है, आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दिस टू चैप्टर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैथ से भी इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ये चैप्टर अगर नहीं समझोगे ग्रेविटेशन समझ में नहीं आएगा. उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से तुम लोगों का और कुछ कुछ चैप्टर्स मिलेगा, वहाँ पे चाहिए होगा. सो दैट इज वाई मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, यू कैन से दैट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स. ठीक है. सो ये था हम ओके लोग सर. का. सो इसका हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा था. जब बस स्टार्ट होता है और जब बस रनिंग बस में ब्रेक मारा जाता है, तो क्या होता है? जब बस स्टार्ट होता है हम लोग का लोअर पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, और अपर बॉडी क्या होता है? अपर बॉडी तुम्हारा इतना जल्दी मोशन में, मतलब उसका मोशन में नहीं आ सकता है. बट नीचे बस तो मोशन में आ गया, हम लोग का नीचे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी मोशन में आ गया, बट अपर पार्ट तो इतना जल्दी नहीं आ पाएगा ना, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द बस, है कि नहीं? लोअर पार्ट मूव करेगा, उसके बाद वो अपर पार्ट मूव करेगा. सो दैट इज व्हाई इट टेक्स टाइम. सो इसलिए क्या होता है, वो इनर्शिया के कारण वो पीछे रह जाता है. मतलब दैट इज वाई जब बस स्टार्ट होता है हम लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं, है कि नहीं? थोड़े टाइम के लिए वी फेस अ जर्क विथ विच सेंड्स अस बैकवर्ड्स, है कि नहीं? ये होता है स्टार्टिंग में. सिमिलरली अगर रनिंग बस में ब्रेक मारते हैं तब क्या होता है? रनिंग बस में ब्रेक मार रहा है मतलब जब जब रनिंग में है तब हम लोग का लोअर पार्ट भी मोशन में है, अपर पार्ट भी मोशन में. बट अगर सडनली ब्रेक मारता है तो क्या होता है? सिंस द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बस सरफेस, दैट इज वाई वो रेस्ट में आ जाता है, बट ऊपर वाला मोशन में ही रह जाता है. ठीक है, मतलब तब तक वो इनर्शिया उसमें काम करता रहता है. तो इसलिए क्या होता है, हम बस रुक जाता है बट हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ चले जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज द व्हाट व्हाई आर दिस टू थिंग्स कॉज्ड? दिस टू थिंग्स आर कॉज्ड ड्यू टू इनर्शिया. समझ में आया?
एक क्वेश्चन है तुम लोग का बुक में, इफ आई से दिस क्वेश्चन, यहाँ पे शाश्वती ने भी मुझे पूछा था उस दिन। कौन सा वाला क्वेश्चन था शाश्वती? यस, दिस वन। बस या फिर तुम्हारा नॉर्मल जो गाड़ी वाड़ी होता है, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग रोप से बांध देते हैं, है कि नहीं? बस का रूफ में रोप से लगेज बांध देते हैं। क्यों? लगेज भी तो एक मास है ना। सो अल्टीमेटली हम लोग, जैसे बस अगर झट से स्टार्ट हो गया तब क्या होगा, वो पीछे की तरफ मूव हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सेम सेम है। हम लोग जो थोड़ी देर पहले ये जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट भी सेम है, ठीक है? तो ये जो स्टार्टिंग और ब्रेक मारने में जो होता है, ये यहाँ पे भी सेम ही होता है, ठीक है? सो लगेज क्या हो सकता है, लगेज पीछे की तरफ जा सकता है जब बस स्टार्ट होगा, बिकॉज लगेज तक मोशन पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, ठीक है? सो तब तक उसका इनर्शिया काम करता रहता है, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके, नॉट द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस में क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है, बट उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट रह जाता है थोड़ा सा। तो दैट इज वाई द लगेज कैन स्किड बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ चला जाता है। सिमिलरली अगर बस कहीं पे झट से ब्रेक मार दे तब क्या हो सकता है, बस रुक जाएगा, लगेज क्या होगा, लगेज आगे की तरफ, ऐसा भी हो सकता है आगे की, बस के आगे की तरफ से गिर गया वो, है कि नहीं? वैसा भी हो सकता है। सो दैट इज वाई वी हैव टू टाई इट विद अ रोप। रोप से टाई करने से क्या होता है, वो ज्यादा कांटेक्ट में आ जाता है बस में, ठीक है? एंड इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स, ठीक है? ये आंसर समझ में आया? ऐसा टाइप का ही आंसर मिलेगा तुमको कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? Yes. सबको समझ में आ रहा है? नवोदीप ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. चैप्टर पढ़ना, हाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो Yes, sir. ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट यू शुड अंडरस्टैंड के अगर है ऐसा हम लोग दो स्लैंटेड इंक्लाइनेशन लगाए तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर एक लगाए तो ऊपर से क्या होगा, ग्रेविटी के कारण वो इस डायरेक्शन में आके मूव करते करते यहाँ पे उसको फ्रिक्शन मिलेगा, ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल कम टू रेस्ट। बट सेम चीज अगर हम लोग नीचे की तरफ सोचो, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, तो क्या होगा, बॉल एकदम नीचे से जाके फिर से यहाँ पे उस सेम लेवल तक पहुंचने का कोशिश करेगा। सो इफ यू इंक्रीज द स्लोप वी कैन सी दैट द हाइट, ये जो बॉल का जो हाइट है वो सेम रहेगा, मतलब ये जो लेंथ कवर कर रहा है वो सेम लेंथ कवर कर रहा है। सो व्हाट इज कॉजिंग दैट बॉल टू कवर द सेम लेंथ, अलग अलग लेंथ, मतलब यहाँ तक पहुंचने में उसको कम लेंथ चाहिए होगा, यहाँ तक पहुंचने में उसको ज्यादा लेंथ कवर करना है, इससे L3 और भी ज्यादा लेंथ कवर करना है। सो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया के कारण ही अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग का जो को यहाँ पे स्लोप वाला कहाँ पे गया, हाँ, तो अगर कोई मतलब कोई फोर्स नहीं देंगे हम लोग, इफ यू डोंट अप्लाई एनी फोर्स, मतलब कोई फ्रिक्शन भी फोर्स नहीं है, कोई नॉर्मल हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, तब बॉल क्या करेगा, बॉल चलता ही जाएगा, है कि नहीं? इस डायरेक्शन में बॉल इट विल कीप ऑन कंटिन्यू टू मूव, है कि नहीं, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है? तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट गैलीलियो एक्चुअली इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो अल्टीमेटली वो बॉल क्यों मूव हो रहा था, सेम हाइट तक क्यों पहुंच रहा था, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? सो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑब्वियसली गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उसने लिखा था। सो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स टेंड टू कीप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, तो इसको ही अल्टीमेटली इनर्शिया बोला जाता है। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट प्रेफर स्टेइंग एट रेस्ट, और ऑब्जेक्ट इन मोशन प्रेफर स्टेइंग इन मोशन विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वो स्लो डाउन भी नहीं होगा, स्पीड अप भी नहीं होगा, मतलब देयर विल बी जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है? सो इसी के बेसिस पे हम लोग का जो फॉर्मूला है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ, मतलब जितना हैवी होगा ऑब्जेक्ट उसमें ज्यादा इनर्शिया एक्ट करेगा, है कि नहीं? मतलब इट इज डिफिकल्ट टू मूव ए heavy ball, heavy metal ball, then it is easier to move a
लाइट बॉल, एक हल्का सा कोई प्लास्टिक का या फिर तुम्हारा रबर का बॉल है, उसको किक करना इजी है, क्यों? उसका मास कम होता है। बट अगर एक मेटल का बॉल अगर किक करने जाओ तब क्या होगा? बड़ा सा मेटल का बॉल अगर किक करने जाओ, यू विल फील पेन इन योर लेग, है कि नहीं? फीट में पेन एक्सपीरियंस करोगे, क्यों? बिकॉज दैट मास, द मास ऑफ द मेटल बॉल इज मोर है कि नहीं? ज्यादा है, इसलिए वो रेजिस्ट करेगा, वो अपने अंदर चेंज लाने में रेजिस्ट करेगा। सो दैट इज वाई यू विल फेस ए रेजिस्टिव फोर्स ऑन योर फीट, ठीक है? और वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉल, कोई एक फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है। समझ में आया? सो ये चीज या ध्यान में रखना, जितना भी ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया, मतलब उतना ज्यादा वो बॉडी रेजिस्ट करेगा अपने अंदर चेंज लाने में। अगर वो रेस्ट में है और रेस्ट में रहने का कोशिश करेगा, सो इट विल ट्राई, जितना सोचो मेटल बॉल क्या करेगा, मेटल बॉल विल रेजिस्ट चेंज मोर, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग जब फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, सो एफ इक्वल्स टू एम ए जब लिखते हैं, एम स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है, और ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। मतलब ए एक्सेलरेशन लाने के लिए, ए एक्सेलरेशन अगर हम लोग लाएंगे किसी एम मास के ऑब्जेक्ट में, तब क्या होगा? वो फोर्स ऑब्वियसली एम अगर ज्यादा होगा, सोचो यू हैव टू एक्सेलरेट ए बॉडी बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? मतलब एवरी सेकेंड यू हैव टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी बाय 2 मीटर पर सेकेंड। सो उस वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर मास कम होगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी कम चाहिए होगा, और अगर मास ज्यादा होगा सो यू विल नीड मोर फोर्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो वो उसका रीजन ही अल्टीमेटली मास तो एक्सेलरेशन तो सेम रह सकता है, लाइट ऑब्जेक्ट के लिए भी तुम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हो एक्सेलरेशन, हेवी ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो, बट डिफरेंस कहाँ पे लाई करता है? व्हेन द मास इज मोर। So when the mass is more, for achieving that same amount of acceleration, you will have to spend more force. You have to exert more force. समझ में आ रहा है? हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है? कार्तिक, ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या यहाँ पर? Yes, sir. No, sir. ऋषिकेश, Sir. चैप्टर पढ़ा था तुम लोगों ने, टेक्स्ट बुक? देखो मैं तो लिखा के दे रहा हूँ, मैं ये रिविजन के लिखा रहा हूँ, बट यू हैव टू स्टडी द बुक, ओके? बुक अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, बुक समझना पड़ेगा। कोई लाइन में कोई तकलीफ हो मुझे पूछ, बार बार बोल रहा हूँ। These two chapters are very important. स्पेशली ऋषिकेश, तुम्हारा एग्जाम है 8 तारीख को, है ना एग्जाम? Yes, sir. हाँ, तो ये 2 चैप्टर्स अच्छा से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक लाइन अच्छा से करना पड़ेगा, आंसर्स पढ़ना पड़ेगा, ओके? सो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा तुम लोग को फोर्स चाहिए होगा उस बॉडी में मोशन लाने के लिए, मतलब चेंज इन मोशन लाने के लिए, ठीक है? तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये इनर्शिया के कारण अगर एक गाड़ी फुल स्पीड से आके किसी वॉल से टकराता है, तो कार क्या होता है? कार कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, बट सिंस द पर्सन इज नॉट टाइड, अगर वो सीट बेल्ट पहना नहीं है तो क्या कर सकता है? वो बाहर की तरफ, मतलब उड़ जा सकता है कि नहीं? क्यों? बिकॉज उसका बॉडी बहुत हाई, उसका जो इनर्शिया होगा उस बॉडी का मोशन में, तो दैट वुड बी ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं? एंड ड्यू टू दैट इनर्शिया, और वो इतना डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है? अगर सीट बेल्ट लगाया होता तब इसको इफेक्ट नहीं पड़ता, बट सिंस वो सीट बेल्ट लगा नहीं है तो क्या होगा? वो गाड़ी तोड़ के, गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ के बाहर में निकल सकता है कि नहीं? दैट इज द रीजन। सो इसी कारण में ये जो सेम हाइट रीच कर रहा था, 30 डिग्री एंगल्स में भी सेम हाइट, 20 डिग्री एंगल्स में डिस्टेंस ज्यादा कवर करता था। इसका रीजन क्या है? बिकॉज अल्टीमेटली सेम हाइट रीच करना उसका गोल था, एंड इनर्शिया वाज एबल टू मेक द बॉल अचीव दैट हाइट। तो जो स्पीड से वो मूव कर रहा था, अगर कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, तो इनर्शिया के कारण वो, ये एल का लेंथ अगर बढ़ता जाएगा, ये सोचो L1 है, L2 है, L3 है,
and if you keep on decreasing the slope of the second inclined plane, so ultimately अगर 0 डिग्री कर देंगे तो वो सीधा चलता जाएगा टू अचीव दैट हाइट, तो वो तो हाइट कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा, तो वो चलता ही जाएगा. So that is the reason Galileo gave for inertia. Similarly यहाँ पे देखो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 सेकेंड्स के लिए, बॉक्स से कितना मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इज द डिस्टेंस कवर्ड इन, मतलब डिस्टेंस जितना शिफ्ट हो, ठीक है, तो द शिफ्टिंग डिस्टेंस इज ऐसे. सिमिलरली बॉक्स बी क्या है, हल्का सा बॉक्स है, सो सेम फोर्स फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम अगर अप्लाई करोगे तो यू विल गेट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस बी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन ज्यादा मूव करेगा, ऑब्वियसली 20 kg बॉक्स विल मूव मोर, है कि क्यों, बिकॉज यहाँ पे एस बी ज्यादा होगा. एस बी क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे मास कम है. सो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यू विल गेट मोर एक्सेलरेशन एंड मोर मूवमेंट. समझ में आ रहा है. सो इसका इनर्शिया कम है ड्यू टू इज लेसर साइज, लेसर मास, एंड सिमिलरली यहाँ पे इनर्शिया ज्यादा है, सो रेजिस्टेंस ज्यादा अप्लाई करेगा एंड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स कम डिस्टेंस मूव करेगा और ये ज्यादा डिस्टेंस. समझ में आया. सबको समझ में आ रहा है. हाँ. सिमिलरली यहाँ पे भी है, बोट का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, शिप का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए विंड से तुम बोट चला सकते हो, विंड से तुम मास शिप नहीं चला सकते, बिकॉज विंड का जो फोर्स होगा दैट वोंट बी एबल टू मूव अ शिप बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास, बट इट कैन मूव अ बोट बिकॉज ऑफ इट्स लेस मास. ठीक है, मास कम है, इनर्शिया भी कम होगा, रेजिस्ट कम करेगा, बोट इजीली मूव करेगा. ये इसका मास ज्यादा है, इनर्शिया भी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगा एंड इट विल नॉट मूव विद द फोर्स ऑफ विंड. ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इनर्शिया इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं. फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ सबको. हाँ. नवोदीप, ऋषिकेश, Yes, sir. अम्बिक, कोई डाउट है? हाँ सर. डाउट है क्या नवोदीप? No sir. Now coming to the second law of motion. Obviously second law of motion क्या है? Second law of motion is actually related to a concept called momentum. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है तुम्हारा जिस पेस से, जिस स्पीड से एक ऑब्जेक्ट फोर्स गैदर, मतलब फोर्स गैदर करता है इम्पैक्ट के लिए. ठीक है, सोचो फॉर एग्जांपल तुम एक किसी चीज को, तुम एक बॉल को किक कर रहे हो, ठीक है, तो बॉल को क्या करेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी. तब वो जो वैल्यू है मास, जो हम लोग मास इनटू वेलोसिटी करेंगे, तो वो जो कॉन्सेप्ट, वो जो वैल्यू मिलता है हम लोगों को, दैट इज काइंड ऑफ रेट. ठीक है, इट इज द रेट विथ विच दैट पर्टिकुलर मास अटेन्स दैट वेलोसिटी. ठीक है, समझ में आ रहा है. सोचो वो रेस्ट में था, तुमने एक बॉल को किक मारा, सो उसका बॉडी में एक मोमेंटम आएगा. ठीक है, ड्यू टू विच इट विल बी एबल टू मूव. सो मोमेंटम इज द पेस विथ विच एन ऑब्जेक्ट गैदर्स फोर्स फॉर इम्पैक्ट. ठीक है, कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है किसी दूसरे चीज को टकराने के पहले, उसके बॉडी में जो, क्या बोलते हैं तुमको, उसमें तो फोर्स नहीं होगा ना, वहाँ पे फोर्स नहीं है, वहाँ पे मोमेंटम होता है. ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तुमने स्टार्ट किया, तो रेस्ट से मोशन में जाने के टाइम उसके बॉडी में एक, मतलब क्वांटिटी आ जाता है विच इज कॉल्ड मोमेंटम. ठीक है, सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज मूविंग. तो करेंटली जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो होता है उसका मोमेंटम. So उसका फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द लेटर p, स्मॉल p, सो p इक्वल्स टू mv. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड. ठीक है, सो दैट इज व्हाई मोमेंटम यूनिट इज kg मीटर पर सेकंड. सिमिलरली जैसे हम लोग का यहाँ पे मास स्केलर क्वांटिटी होता है, मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है कि नहीं. तो सिमिलरली दोनों में से अगर कोई एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम आल्सो बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज व्हाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स इट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और वो किस डायरेक्शन में होता है वो भी होता है, इसलिए मोमेंटम को हम ऐसे लिखते हैं, वी राइट वेक्टर क्वांटिटीज विद ए एरो. ठीक है, समझना है. तो दैट इज व्हाई वी राइट मोमेंटम एज p एरो. ठीक है,
समझ में आ रहा है सबको? हाँ सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो वो जो बॉडी में जो मोमेंटम आता है, वो ऑब्वियसली कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है उसका बॉडी में मोमेंटम है, बट अगर तुमको मोमेंटम चेंज करना है, मोमेंटम चेंज करना मतलब क्या, मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज कर सकते हो जिसके कारण मोमेंटम चेंज होगा, है कि नहीं? मोमेंटम क्यों चेंज होता है, एक बॉडी का मोमेंटम क्यों चेंज होता है? इज इट ड्यू टू द चेंज इन मास? नो, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। व्हाट विल चेंज? पी का जो फॉर्मूला है, पी का फॉर्मूला में ये एम इंटू वी था ना, सो मोमेंटम में चेंज लाने के लिए एम को चेंज नहीं करना पड़ेगा, एम चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है, वी चेंज होता है, ठीक है? सो अल्टीमेटली तुम लोगों को पता है कि कोई भी चीज का वेलोसिटी तुमको अगर चेंज करना है, दैट मीन्स यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर इट। सो वी कैन से कोई भी बॉडी में मोमेंटम चेंज लाने के लिए, कोई भी मूविंग बॉडी या फिर कोई भी स्टेशनरी बॉडी में अगर मोमेंटम में चेंज लाना है, देन वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स, ठीक है? एंड दैट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन मोमेंटम। सो वी कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है? हाँ And by applied force I mean what? By applied force I mean unbalanced force. बैलेंस फोर्स होने से तो नहीं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली उसका मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं है। सो in order to change the momentum there must be some kind of unbalanced force acting on the body. That unbalanced force result in change in velocity, and ultimately velocity का चेंज होगा तो मोमेंटम तो चेंज होगा because mass remains constant. सबको समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा सा पढ़ के समझने का कोशिश करना। हाँ, मैंने जो नोट्स लिखा है वहाँ पे अच्छा से अगर उसको पढ़ोगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एकदम सीरियसली, एकदम शॉर्ट कट। बिकॉज देखो बुक में बहुत चीज होता है, आई एम नॉट टेलिंग दैट बुक मत पढ़ो, बुक भी पढ़ना पड़ेगा, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पहले मेरा नोट से समझ, पढ़ के समझ लो, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, एग्जाम्पल होता है। आफ्टर दैट व्हेन यू रीड द बुक यू विल गेट टू अंडरस्टैंड हाँ ये डिटेल में क्या होता है, ठीक है? मेरा नोट्स के ऊपर से भरोसा मत करना, नोट्स मैंने दिया है जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम के पहले अगर कॉन्सेप्ट ये समझना then you can refer the notes, but in order to answer questions, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर कोई बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, सो देन यू शुड रेफर द बुक, बुक कंटेंट देखना। सो ये था हम लोग का चेंज इन मोमेंटम। अभी जो एक्चुअल फोर्स अप्लाई होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम्हारा अल्टीमेटली इट इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो किसी चीज का अगर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं वी ऑलवेज फाइंड इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने जाएंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब टाइम सोचो t1 है और एक टाइम है t2, मतलब t1 में जो मोमेंटम था और t2 में जो मोमेंटम है उस वो जो चेंज इन मोमेंटम पाया तो उसका रेट कितना होगा? ऑब्वियसली इट विल बी, सोचो t2 में तुम्हारा मोमेंटम है p2, सो p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सो दैट विल गिव यू द टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकिंग। समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ सो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड अराउंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट, ठीक है? जहां पे हम लोग फोर्स को मोमेंटम के साथ, मतलब अप्लाइड फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ मिलाते हैं, मतलब वी कैन कंपेयर, मतलब वी कैन रिलेट दिस टू क्वांटिटीज, ठीक है? सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो कोई भी अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स अगर है उसी के कारण तुम्हारा अगर बॉडी में कोई मोमेंटम आ रहा है, मतलब मोमेंटम में चेंज हो रहा है, सो देन वी कैन से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? सो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो एम बी माइनस एम यू होगा, तो वहां पे एम को कॉमन लेते हैं बिकॉज एम इज कॉन्स्टेंट, एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है? ये समझ में आया? हाँ सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको? मैथमेटिकली जैसे अगर इसको एफ इसी चीज से, मतलब ये जो हम लोग का जो ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। सो इसी प्रोपोर्शनलिटी को यूज करके हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है, डिराइव एफ इक्वल्स टू एम ए यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो तब क्या करोगे? तब यू हैव टू राइट दिस पार्ट। ओके, समझ में आ रहा है? सो ऐसे लिखना, यहाँ से आंसर स्टार्ट कर सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड बैलेंस फोर्स। मैथमेटिकली वी कैन राइट द सेकंड लॉ एज एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस यू बाई टी, वेयर v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time period, time taken for the change in momentum, m is the mass of the object, and f is the force, unbalanced force applied on the object। ठीक है, तो उसी अनबैलेंस फोर्स के कारण उस बॉडी में मोमेंटम में चेंज है। सो इनिशियल मोमेंटम m1 v1 है, mv1 है, तो ऑब्वियसली फाइनल मोमेंटम है mv2 है, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम तो ऑब्वियसली mv2 माइनस mv1 होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ड्यू टू दिस फोर्स। ये जो चेंज आया इस बॉडी में, जो ये जो वैल्यू चेंज आया v1 से v2 हो गया उसका वैल्यू, तो उसके कारण उसका वेलोसिटी चेंज आया, उसके कारण तुम्हारा उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम भी चेंज हो गया। वेलोसिटी में चेंज आया, इसलिए मोमेंटम में भी चेंज आया। सो उसी का जो रेट है, so that is due to the force, the unbalanced force acting on the object. So according to the second law of motion, applied force is directly proportional to rate of change of momentum। ये हम लोग का मेन सेकेंड लॉ का कॉन्सेप्ट है। सो F is direct proportional to mv minus mv2 minus v1 by t। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एग्जाम में दे सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल्स टू m में डिराइव करना। समझ में आ रहा है सबको? One of the most common questions that comes in the exam। सबको समझ में आया? So अच्छा से देखना। ये नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। काव्य समझ में आ रहा है? यस सर। तो स्टडी दिस पार्ट मैंने अच्छा से लिखा के दिया है, एग्जाम में अगर दिया तो यू कैन फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन देखा ऐसा, डिराइव द सेकंड लॉ, डिराइव द फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, या फिर डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एग्जाम में दे सकता है। तो अल्टीमेटली इसी चीज को हम लोग अगर लिखें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दिस ये मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल अप्लाई के क्या होता है? के अल्टीमेटली होता है तुम्हारा एक प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं? मतलब प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू प्लेस ए कांस्टेंट। ठीक है, सो v2 माइनस v1 बाई टी क्या होता है? v2 माइनस v1 बाई टी हम लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा था। फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? सो इसको इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू के एम, और ये हो जाएगा a। सो के एम है, ठीक है, वेयर a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एंड अल्टीमेटली अगर k के जगह में हम लोग 1 बैठाएंगे, सो व्हाट विल गेट मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू ma और फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? yes, सो फोर्स का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? मास का यूनिट है kg एसआई यूनिट, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 kg मीटर पर सेकंड। सो 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज दैट अमाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ सकता है। डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, डिफाइन 1 n ऑफ फोर्स और 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अगर एग्जाम में दिया। So you can write it, 1 Newton of force is that amount of force which when applied on an object of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in that। मतलब 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लाने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स होता है 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, समझ में आया?
हाँ सो फोर्स को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इन एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। सो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इनर्शिया, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उसका मोशन सेम रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी, है कि नहीं, यही बोलता है। सो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी अगर देखो, अभी अगर v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है, मतलब उस बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बॉडी का मोशन में कोई चेंज नहीं, अगर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो था, ये भी जीरो रहेगा, है कि, या फिर अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड ही था। सो उस बॉडी में कोई चेंज नहीं है उसका मोशन में, ठीक है, मास तो सेम ही रहेगा। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा, है कि। इसका मतलब एफ टी विल बिकम जीरो, अल्टीमेटली वी कैन से दैट एफ विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई बॉडी में वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कोई उसका मोशन में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका जो उसमें जो फोर्स अप्लाइड है वो जीरो है, मतलब नो अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्स कब होता है, जब एफ का वैल्यू होता है नेगेटिव या फिर एफ का वैल्यू होता है पॉजिटिव, है कि नहीं। जीरो होने से कम, दिस इज अनबैलेंस फोर्स, है कि नहीं। दिस फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। और बैलेंस फोर्स का एफ क्या होता है, बैलेंस फोर्स के लिए एफ का वैल्यू होता है, बैलेंस अगर देखें तो बैलेंस फोर्स का एफ क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है। जितना डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है बॉडी में, वो नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है। समझ में आया, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, और लास्ट चैप्टर में नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में क्या फर्स्ट इनर से फर्स्ट लॉ ऑफ में पढ़ा था, ठीक है। समझ में आया, हाँ सबको समझ में आ रहा है, काफी एबल टू अंडरस्टैंड। Yes, sir. नवदीप ऋषिकेश, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर। सिंपल सोचना है, इतना हाँ कॉम्प्लिकेट सर। मत करना, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट दिस थिंग, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब हाउ यू एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर एग्जाम में आ गया सो यू कैन राइट दिस पार्ट ऑफ द नोट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो नोट पढ़ा है तो वो वाला लिख सकते हो। सो इसका मतलब क्या, तुम्हारा बॉडी में अगर एफ का वैल्यू अगर जीरो है, इसका मतलब बॉडी में कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो if there is no external force applied on the object, change in velocity equals to v minus u equals to 0, therefore v minus u will be 0, ft भी 0 हो जाएगा। so इसी चीज को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हाँ, अगर v minus u अगर 0 है तो f फोर्स भी 0 एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब फोर्स भी अगर 0 है, v minus u ऑटोमेटिकली 0 है। so when there is no change in velocity of an object, it means no unbalanced force is applied, ठीक है। यही तो होता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो यही था ना, a body remains at rest or at motion or of uniform motion if there is no external force acting on it, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ तो ये दो पॉइंट, ये दो पार्ट जो मैंने लिखाया है, डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस टू पार्ट्स, ठीक है। अच्छा से सीख लेना, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, समझ लेना और सीख लेना, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बार बार बोल रहा हूं। यस चैप्टर चैप्टर जो तुम्हारा चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 मतलब तुम्हारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, वहां से न्यूमेरिकल्स देखना, मोल कॉन्सेप्ट का, वो भी मैं नेक्स्ट कल मैं वो कराऊंगा, अगर कल या परसों जब टाइम मिले। मतलब ऋषिकेश का जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होता था तब तक साइंस ही करूंगा। सो यहाँ पे देखना, तो चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर
sorry, chapter 3, chapter 7, chapter 8 and chapter 9. 3, 8, 9 ये 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स डिराइवेशंस अच्छा से करना, ठीक है? समझ में आया? हाँ सो दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके? तो अभी आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाज मोर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? सो सेकंड लॉ से क्या मिलता है हम लोगों का? थर्ड लॉ क्या बोलता है? इट वाज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन, है कि नहीं? तो इसी चीज को हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था कि हाँ, अगर इनिशियल इतना है, फाइनल इतना है, तो टी अगर बढ़ेगा, सो ज्यादा टाइम अगर लेगा, मतलब मोमेंटम चेंज होने में अगर टाइम ज्यादा लेगा, सो क्या होगा? तब तुम्हारा फोर्स क्या होना पड़ेगा? फोर्स घट जाएगा ना। दैट मीन्स इफ टी इंक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बिकम स्मॉलर, है कि नहीं? डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। सो ये स्मॉलर हो गया, मतलब ये भी स्मॉलर हो गया, ठीक है? मतलब तुम्हारा कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल था बॉल का एग्जांपल, तो जो फील्डर बॉल पकड़ता है, सो फील्डर अगर वो मतलब वो बॉल का मोमेंटम क्या होगा? 50 से, सोचो बॉल 50 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, उसको स्टॉप में लाना है, ही हैज टू कैच द बॉल। सो अगर वो क्या करेगा? अगर वो उसको रेस्ट में पकड़ेगा, मतलब उसको रेस्ट में लाना है, सो जितना टाइम ज्यादा लगेगा उसको रेस्ट में लाने के लिए, उसका मोमेंटम चेंज में जितना ज्यादा टाइम बढ़ाएगा, उतना उसके हाथ में कम फोर्स अप्लाई होगा। मतलब बॉल से जो फोर्स मिल रहा है उसको, वो कम उसको लगेगा, उसका तब चोट भी कम पाएगा, है कि नहीं? शाश्वती, इसमें डाउट था ना? ये एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ सो व्हाट ही डज, द फील्डर पुल्स हिज, तो जब वो बॉल पकड़ता है, बॉल को अपने हाथों से डायरेक्टली एक जगह में नहीं पकड़ देता है। व्हाट ही डज, ही पुल्स हिज हैंड्स डाउनवर्ड्स, ताकि वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा मूव कर सके, मतलब मोमेंटम चेंज में वो टाइम बढ़ा रहा है, ही इज मेकिंग ए डिले इन द चेंज इन मोमेंटम। तो दैट इज वाई उसके हाथों में चोट कम लगता है। तो हम लोग देखते हैं जब बॉल को कैच करते हैं, कैसे कैच करते हैं? डायरेक्टली ऐसे हाथ को एक जगह में फिक्स करके नहीं रखते, ठीक है? व्हाट वी डू, वी पुल आवर हैंड्स बैकवर्ड्स, है कि नहीं? एंड ड्यू टू दैट पुलिंग ऑफ द हैंड्स बैकवर्ड्स, तो बॉल के साथ पुल करते हैं हाथ को, एक ऐसा तो नहीं होता बॉल आ रहा है, बॉल को छोड़ दिया, हैंड को पुल कर दिया, ऐसा नहीं। बॉल को पकड़ने के बाद बॉल के साथ साथ हम लोग का हाथ भी पुल करते हैं। इसका मतलब क्या? बॉल का मोमेंटम चेंज में टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब वो इमीडिएटली रेस्ट में नहीं आ रहा है, उसका v का वैल्यू इमीडिएटली जीरो में नहीं आ रहा है, वो ग्रेजुअली आ रहा है, ठीक है? हम लोग का हाथ में जब टच हुआ, सोचो वो बॉल का स्पीड हो गया 30 या फिर 20, तो 20 से 0 तक लाने के लिए वी आर इंक्रीजिंग द टाइम व्हेन वी वर पुलिंग आवर हैंड्स बैकवर्ड्स, सो दैट रिड्यूसेस द f, द वैल्यू ऑफ f क्या है यहाँ पे? द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन आवर हैंड्स, दैट इज व्हाई वी एक्सपीरियंस लेस पेन। समझ में आया? हाँ ऋषिकेश, समझ में आया? तुम तो क्रिकेट खेलते हो, क्यों क्यों हाथ को पीछे की तरफ लेते हैं? अभी समझ में आया? साइंटिफिक रीजन समझ में आया? Yes, sir. यही है। कोई भी स्पोर्ट ले लो, कोई भी स्पोर्ट ले लो, मैंने खुद भी पढ़ा है, वहाँ पे फिजिक्स का बहुत एप्लीकेशन होता है। एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, फुटबॉल बोल लो, उसके बाद क्रिकेट बोल लो, बास्केटबॉल बोल लो, कुछ भी, टेनिस बोल लो, सब में तुम्हारा फिजिक्स अप्लाई हो, वही है। सो सिमिलरली अगर तुम मतलब बॉल को झट से पकड़ लेते हो, झट से पकड़ने से क्या होगा? टी का वैल्यू घट जाएगा, टी विल बिकम स्मॉलर, दैट मीन्स 50 से 0 आने तक उसका टाइम कम लग रहा है, तो कम अगर लगेगा तो क्या होगा? ये वैल्यू बढ़ जाएगा, दिस वैल्यू विल इंक्रीज, है कि नहीं? तो ये अगर बढ़ गया, ये वैल्यू अगर तुम्हारा इंक्रीज हो गया, सो व्हाट विल हैपन, तुम्हारा फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और ये अगर बढ़ गया, फोर्स भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इफ यू बॉल कैच द बॉल बाय होल्डिंग, ये कीपिंग योर हैंड स्टेडी, अगर पीछे की तरफ मूव नहीं करोगे बॉल को पकड़ने के बाद, क्या होगा? हाथ में चोट ज्यादा लगेगा, यू विल एक्सपीरियंस, योर हैंड्स विल एक्सपीरियंस मोर अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द बॉल, है कि नहीं? क्योंकि तुम बॉल को 50 से 0 डायरेक्ट कर रहे हो, मतलब टाइम मतलब कम टाइम में कर रहे हो, ठीक है? जब हाथ को पीछे ले रहे थे तब टाइम बढ़ा रहे थे।
समझ में आया? इज इट क्लियर? yes, काव्य समझ में आया? Yes, sir. नवदीप समझ में आ रहा है ना? चुपचाप हो। Sir. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सम्स देखा था, देखना कैसे सम किया था मैंने। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से सामने समझा रहा हूँ एक ही बात। सो वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ ऑल द एग्जांपल्स इन डिटेल। तो कैसे लिखा मैंने वो देखना। हाँ, हाउ टू सॉल्व, हाउ व्हाट इज द टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चंस। अलग अलग जब वी नहीं दिया रहेगा, इक्वेट करना है, मतलब मास और एक्सेलरेशन को इक्वेट करना, तो ये देखना। बहुत सारा क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, कैसे सॉल्व करते, कैसे फोर्स निकालते हैं। ठीक है, सो ये पार्ट देखना, हाउ टू सॉल्व। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द सोल्यूशन, वो देखना। सो नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या था? यहाँ पे भी अल्टीमेटली तुम्हारा सेकंड लॉ का जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फोर्स को लिख रहे हैं, कि नहीं? तो फोर्स क्या होता है? एक्शन रिएक्शन होता है। सो किसी चीज को अगर तुम फोर्स से दे रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, है कि नहीं? दिस इज हाउ द नेचर का जो फोर्स का जो प्रोसेस होता है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा जाता है कि वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर, मतलब जो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको एक्शन बोल रहे हैं, और जिसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं द रिसीवर। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट अगर ले तो सेंडर का मतलब क्या? जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और रिसीवर का क्या है? द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। ठीक है, तो सेंडर से रिसीवर तक फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं दैट इज द एक्शन फोर्स। और सिमिलरली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कौन अप्लाई करेगा? रिसीवर सेंडर के ऊपर अप्लाई करेगा। समझ में आया? हाँ, तो सेंडर जो रिसीवर जो सेंडर के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो सेंडर ने रिसीवर तक 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ सेंडर टू रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, मतलब वो 10 न्यूटन का फोर्स ही सेंडर के ऊपर अप्लाई करेगा रिसीवर। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है? तो एक्शन और रिएक्शन का are equal forces but not equal force, but they are equal in magnitude but opposite in direction। exactly opposite होता है, मतलब एक फोर्स अगर एक्शन फोर्स है लेफ्ट टू राइट, रिएक्शन फोर्स होगा राइट टू लेफ्ट, बट उनका उनका जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सेम रहेगा। मतलब एक्शन फोर्स अगर 10 न्यूटन है, उसका रिएक्शन फोर्स कितना होगा? काव्यिक, रिएक्शन फोर्स कितना होगा? Talk about question 2. अगर एक्शन फोर्स 10 न्यूटन है प्लस 10 न्यूटन, रिएक्शन फोर्स कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? नवदीप, ऋषिकेश, बताओ, ट्राई करो, डाउट क्या है? अगर एक्शन फोर्स तुम्हारा, अगर ये हम लोगों का प्लस 10 न्यूटन है, ये कितना होगा? हाँ, सरस्वती कितना होगा? -10 न्यूटन। यस, -10 न्यूटन, ऑब्वियसली -10 न्यूटन। क्यों? बिकॉज दिस 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड, एंड प्लस का मतलब क्या है? हम लोग एक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसको हम लोग पॉजिटिव पकड़ रहे हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दैट फॉर दैट पर्पस वी हैव टू राइट द माइनस साइन, बट उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो 10 न्यूटन है। समझ में आया?
काफी क्लियर हुआ? नवोदय ऋषिकेश हाँ, सर। काफी क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नवोदय ऋषिकेश क्लियर हुआ? हाँ सर। सो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 तो दो ऑब्जेक्ट है, एक 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एक 0 में मूव कर रहा है, मतलब 0 में रेस्ट में है वो, ठीक है। 0 मीटर पर सेकंड मतलब रेस्ट में है। अगर तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट 1 विल कोलाइड विद ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 2 जब कोलाइड करेगा तो ऑब्जेक्ट 1 जब ऑब्जेक्ट 2 के साथ कोलाइड करेगा, ऑब्जेक्ट 1 विल एक्सर्ट ए एक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2, है कि नहीं? सो वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट वी कॉल दैट F1। F1 फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो ये जब मूव करेगा, ऑब्जेक्ट 1 विल आल्सो रिसीव ए रेजिस्टेंस, वो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, है कि नहीं? स्लो होगा कि नहीं बोलो? एक मूविंग बॉल अगर किसी स्टेशनरी बॉल के साथ टकराता है तब क्या होता है? दिस एग्जांपल कैन बी सीन इन बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स देखा ना, पूल जो बोलते हैं, पूल का जो गेम होता है, पता है कि नहीं? हाँ। तो उसमें देखा जाता है, वहां पे क्या होता है, तुम वो जो व्हाइट कलर का बॉल से हम लोग दूसरे बॉल्स को हिट करते हैं ना, तो दूसरे बॉल्स क्या होता है? दूसरे बॉल्स तुम्हारा रेस्ट में होता है। जो ब्लू ग्रीन कलर का जो बॉल्स होता है वो रेस्ट में होता है। सो व्हाइट कलर का जो स्ट्राइकर बॉल होता है, स्ट्राइकर बॉल से हम लोग क्या करते हैं? उसको हिट करते हैं। तो जब वो हिट करता है क्या होता है? स्ट्राइकर बॉल का स्पीड घट जाता है, इवन इट मे चेंज द डायरेक्शन, है कि नहीं? तो स्ट्राइकर बॉल का डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज होना, स्लो डाउन होना, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? वेलोसिटी चेंज होने में क्या होता है? अगर स्पीड का वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन चेंज होगा, तब भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना वेलोसिटी चेंज हुआ है। सो वेलोसिटी का चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन फोर्स that it has received from the stationary colored balls। समझ में आया? सबको समझ में हाँ। आया? बिलियर्ड्स के बारे में सोचो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन द बिलियर्ड्स का जो टेबल होता है, पूल का जो टेबल होता है, तो पूल का जो स्ट्राइकर बॉल होता है उसको तुम लोग बॉल वन सोचो, ऑब्जेक्ट 1 सोचो, और बॉल जो कलर्ड बॉल जिसको तुम हिट करना चाहते हो, जिसको तुम पॉकेट में डालना चाहते हो, तो उसको तुम सोचो, दैट इज ऑब्जेक्ट 2। अभी समझ में आ रहा है एक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है? सो स्ट्राइकर बॉल स्लो डाउन हो जाता है, स्ट्राइकर बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऑल ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द स्टेशनरी कलर्ड बॉल्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? काव्यिक, नवोदय ऋषिकेश क्लियर हुआ? यस सर। काव्यिक, Yes, sir. नवोदय समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो ड्यूरिंग कलिशन में क्या होता है? दो ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं और ऑटोमेटिकली उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट 1 क्या होगा? ऑब्जेक्ट 1 ये will experience F2 force, okay, the reaction force F2, so that F2 is exerted by the object 2 on object 1। so object 1 का भी क्या हो सकता है? अभी object 1 में change the direction, object 1 का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, object 1 का वेलोसिटी घट सकता है, मतलब there will be a change in velocity because there is a force applied, मतलब एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, आइदर एक्सेलरेट करेगा फिर डिसेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज इट हैज एक्सपीरियंस, एंड दैट फोर्स इज अनबैलेंस्ड, ओके, इसका वैल्यू जीरो नहीं होता है। F1 इज ऑल्सो नॉट जीरो, F2 इज ऑल्सो नॉट जीरो, ठीक है। सो देख यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल स्पीड क्या था? 5 मीटर पर सेकंड था, अभी क्या हो गया? वो 1 मीटर पर सेकंड, दैट मींस इट हैज स्लोड डाउन। क्यों स्लो डाउन? बिकॉज ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स मिला, है कि नहीं? सो इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विथ 1 मीटर पर सेकंड। बट ऑब्जेक्ट 2 क्या था? ऑब्जेक्ट 2 रेस्ट में था, 1 मीटर पर सेकंड था, 0 मीटर पर सेकंड था, वो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब F1 के डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। हर वक्त ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट 1 रेस्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट 2 मूव कर रहा है, हो सकता है, दैट कैन आल्सो बी द केस। आफ्टर कलिशन क्या होगा? वो डिपेंड करता है कैसा फोर्स अप्लाई हुआ, किस डायरेक्शन में, कौन सा पॉइंट पे अप्लाई हुआ, वो सब डिटरमाइन करता है उसका फाइनल मोशन, ठीक है, आफ्टर कलिशन। So is this 3 clear? Before collision, during collision, after collision? Yes.
Everyone clear? Any doubts? समझ में आया क्या बाकियों को? नवदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, समझ में आया? ये 3 डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. सो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम्हारा पूरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिटरमाइन है. सो जब अभी हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं तब क्या होता है, तुम्हारा फुटबॉल के ऊपर हम लोग का पैर से एक एक्शन फोर्स अप्लाई होता है. सिमिलरली हम लोग का पैर भी पैर में देखना एक झटका टाइप का लगता है कि नहीं? तो वो झटका क्या होता है? एक्चुअली इट्स अ रेजिस्टेंट फोर्स, दैट इज अ रिएक्शन फोर्स व्हिच आर फीट एक्सपीरियंसेस, है कि नहीं? So when we kick a football, our feet exerts a force on the ball, due to which it moves in the direction of the applied force. This is called the action force. And at the same time, the ball exerts an equal and opposite force on our foot, with which the ball was kicked. This is called the reaction force. Okay. So this is the F of ball. The F of ball मतलब F जो बॉल ने दिया है, अप्लाई किया है, और ये है F of foot. So the ball is experiences F of foot and the feet is experiences F exerted by the ball. ठीक है, समझ में आया? तो ये एग्जांपल था. हाँ. सोचो किक मारा, किक मारने के बाद बॉल ऊपर से मूव किया 5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे कोई एक दूसरा प्लेयर है, प्लेयर के हेड में लगा, तो प्लेयर के हेड में लगने से क्या होगा? प्लेयर गिर जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है प्लेयर नीचे में गिर जाए और बॉल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो बॉल का डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द स्टैंडिंग प्लेयर. ठीक है. और प्लेयर क्यों गिर गया? प्लेयर का गिरना भी एक टाइप ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? तो प्लेयर क्यों गिरा? ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू द एक्शन फोर्स फ्रॉम द बॉल. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. सो इसका एक एग्जांपल क्या था? एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स को मेजर करने के लिए वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्प्रिंग बैलेंस. तो स्प्रिंग बैलेंस क्या कर सकता है? स्प्रिंग बैलेंस कैन गिव यू द फोर्स, मतलब जो हम लोग उसका वेट मेजर कर सकते हैं उससे. ठीक है. सो वेट कर मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज करता है. अभी स्प्रिंग बैलेंस अगर 2 लगा दे, ठीक है, इफ वी टाई 2 स्प्रिंग बैलेंसेस टुगेदर, और एक स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग एक फिक्स सरफेस के साथ मैच कर दे, मतलब लगा दे, फिक्स स्प्रिंग बैलेंस के साथ लगा दे ये वाला में, तब क्या होगा तुम्हारा? अगर इसको पुल करे दूसरे साइड से, इसका मतलब क्या? व्हेन वी आर पुलिंग दिस स्प्रिंग बैलेंस, इट इज शोइंग 5, इट इज पुलिंग द फर्स्ट वन, है कि नहीं? सेकंड वन को तो पुल कर रहे हैं, तो सेकंड वन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वन को पुल कर रहे हैं. ठीक है. विथ व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स? 5 न्यूटन फोर्स. तो 5 न्यूटन फोर्स मतलब वो एक्शन फोर्स होगा. तो किस डायरेक्शन में पुल हो रहा है? इस डायरेक्शन में. ठीक है. वो दिखाई देगा तुमको यहाँ पे स्केल में दिखाई देगा. बट सिर्फ यहाँ पे 5 न्यूटन मार्किंग नहीं आएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा मार्किंग सेम आएगा. क्यों सेम आएगा? बिकॉज दिस, तो ये जो सेकंड वाला है, दिस द सेकंड वन, so the second spring balance will also experience the same amount of force from the first one. ठीक है. इसीलिए वो रीडिंग सेम दिखाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये रीडिंग और ये रीडिंग सेम है. इज इट क्लियर? क्यों सेम है? बिकॉज देखो ये जो गैप होगा यहाँ पे और ये जो गैप होगा यहाँ पे, बोथ विल बी सेम. समझ में? सो बाय दिस रिएक्शन, ये एग्जाम में आ सकता है. बाय दिस एग्जांपल वी कैन से दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है. तो स्प्रिंग बैलेंस बी, यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस बी है, द एक्सपीरियंस पुल फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस ए. दिस पुलिंग फोर्स इज द एक्शन फोर्स. एट द सेम टाइम द स्प्रिंग बैलेंस ए आल्सो एक्सपीरियंसेस ए पुलिंग फोर्स फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस बी, ये वाला सेकंड वाला से. ठीक है सर? ठीक है. सो दिस ऑपोजिट पुलिंग फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स. समझ में आया? लिख पाओगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया? हाँ. So this is just an experiment to
शो दैट स्प्रिंग तुम्हारा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो एक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन, मतलब ये इसको इसकी तरफ पुल कर रहा है, मतलब ए इज पुलिंग बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्शन फोर्स दैट इज एक्सपीरियंसिंग। सिमिलरली बी क्या कर रहा है, बी ए को उसकी तरफ पुल कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट अमाउंट सेम होगा, दिस अमाउंट विल बी सेम, ठीक है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल सकते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम्हारा एक्चुअल क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाज कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी सेम टाइम इंस्टेंटेनियसली इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी कोई एक्शन फोर्स होगा तब सेम टाइम में तुमको एक इक्वल और इक्वल मान द सेंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट का मतलब है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स तुमको देखने को मिलेगा। सो और एक चीज ध्यान में देना, एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है। एक्शन फोर्स सेंडर देता है रिसीवर को और रिसीवर रिएक्शन फोर्स देता है सेंडर को, सो ऑटोमेटिकली देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व, दो एक ऑब्जेक्ट होना ही पड़ेगा एक्शन रिएक्शन के लिए, समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes, बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो अभी क्या होगा तुम्हारा, ये जो हम लोग का फ्लो जब चलते हैं, व्हेन वी वॉक, तो वी आर एबल टू वॉक बिकॉज व्हेन वी एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो पीछे का पैर होता है वहाँ उससे हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं, एंड द ग्राउंड पुशेस अस बैक, है कि नहीं। हम लोग को रिएक्शन फोर्स देता है, दैट रिएक्शन फोर्स अलाउ अस टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हम लोग का जब आगे में हम लोग चल पाते हैं, दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन आवर फीट, समझ में। सो वी आर एबल टू वॉक एंड मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन आवर फीट बाय द ग्राउंड, ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पे जब बोला है तो एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, तो अगर सेम फोर्सेस होंगे, मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तुम्हारा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट यहाँ पे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस मे बी डिफर इन मैग्नीट्यूड। क्यों, इसका रीजन क्या है, एग्जाम में दे सकता है ये क्वेश्चन। फोर्स का वैल्यू सेम हो सकता है बट उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द फैक्टर कॉल्ड मास, है कि नहीं। एक्शन फोर्स जिस बॉडी के ऊपर गिर रहा है उसका मास ज्यादा हो सकता है, रिएक्शन फोर्स जिसके ऊपर गिर रहा है तो उसका मास कम हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली फोर्स सेम है, मास अलग अलग है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी अलग अलग प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन मैंने लिखा था, F1 एंड F2 आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स रेस्पेक्टिवली। अगर F1 ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सो विच इज ऑफ मास m1, और F2 अगर ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसका मास m2 है, सच दैट m1 इज ग्रेटर देन m2, है कि नहीं। तो सेम फोर्स तुम दो अलग अलग बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, एक m1 के ऊपर एक m2 के ऊपर। सो m1 का मास ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन कम होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक F1 एंड F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड। m1 ज्यादा है तो a1 ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट 1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो कम हो जाएगा। m2 का मास कम है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा m1 से, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट 1 से, समझ में आया। So if m1 is greater than m2, then a1 will be less than a2 in order to make the value of f1 equals to f2। समझ में, ये एग्जाम में दे सकता है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ में आया सबको? हाँ, Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. नवदीप, हाँ सर। सो यहाँ पे भी है हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉइल का जो एग्जांपल था,
गन रिकॉइल का जो एग्जांपल था, तो बुलेट जितना फास्ट मूव करता है हम लोग का बंदूक उतना पीछे की तरफ क्यों नहीं मूव करता? बिकॉज बंदूक का मास ज्यादा होता है, ठीक है। तो फॉर द सेम फोर्स, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम होगा। जिस फोर्स से जो फोर्स गन या फिर राइफल बुलेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, वो सेम फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही बुलेट भी राइफल के ऊपर अप्लाई करेगा, बट बुलेट ज्यादा मूव करेगा, बुलेट में ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर मास, और गन क्या करेगा, गन कम मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज उसका मास ज्यादा। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? says mass of gun is much more higher than the mass of bullet, that is why acceleration produced in gun is much lesser than तुम्हारा acceleration produced in bullet। वरना क्या होता, बुलेट जितना स्पीड से मूव कर रहा है, अगर गन भी उतना स्पीड से मूव करता है, क्या आदमी जो मतलब ट्रिगर दबा रहा है वो भी उड़ जाता है पीछे की तरफ, है कि नहीं? so that does not happen only because of the mass of the gun। समझ में आया ये एग्जांपल? हाँ सो ये भी देखना, ये हम लोगों ने काट का एक एग्जांपल दिया था। हम लोग अगर हम लोग थैली को, अगर हैवी मास को अगर छोड़ फेंक देंगे दूसरे काट के ऊपर, जो लड़की है उसके ऊपर छोड़ देंगे, तो क्या होगा? इट विल, सो व्हाट विल हैपन, दैट विल मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। ये पीछे की तरफ जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं? बट इसका स्पीड स्लो होगा। क्यों? बिकॉज लड़के का वेट अगर सेम भी होता, अभी उसके पास ज्यादा मास है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैग, एक्स्ट्रा जो बैग है उसके लिए, है कि नहीं? ये एग्जांपल समझ में आया? हाँ तो उन दोनों का जो, ये बॉय जिस स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा, गर्ल का स्पीड सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसका मास अलग, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक मास आ गए, है कि? समझ में आया एवरीवन? इस एग्जांपल क्लियर? किस किस को डाउट है इस एग्जांपल में? किस किस को डाउट है? एनीवन डाउट्स? अच्छा, ये इसको वो करो। मतलब अभी आप लोग क्या पढ़ेंगे? द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है? मोमेंटम सेम रहता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। क्यों कंजर्व होता है? बिकॉज बिफोर कोलिजन होता है, सोचो एम ए यू ए था बॉल ए का, बॉल बी का था एम बी यू बी, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी आएगा ऑब्वियसली एम ए वी ए, और यहाँ पे आएगा एम वी वी बी, ठीक है। सो जब बिफोर कोलिजन में क्या होता है? बिफोर कोलिजन में एफ ए जब कलाइड करेगा, कलाइड कोलिजन के टाइम क्या होगा? बॉल ए को, बॉल ए के ऊपर बॉल बी का फोर्स अप्लाई होगा, विच इज एफ बी ए। एफ बी ए इज द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल बी ऑन बॉल ए। और बॉल बी को क्या एक्सपीरियंस होगा? बॉल बी विल एक्सपीरियंस ए एक्शन फोर्स फ्रॉम बॉल ए टू बॉल बी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एफ ए बी। So FAB and FBA are action reaction forces according to third law of motion. Magnitude of FAB equals to magnitude of FBA. ये तो समझ में आया सबको? अभी इसी चीज को अगर बॉल ए में अगर कोई चेंज आना पड़ेगा, बॉल ए में क्या क्या चेंज आएगा? बिकॉज इनिशियली क्या कर रहा था? बॉल ए मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी यू ए, बट आफ्टर कोलिजन इट इज मूविंग विथ वी ए, और बॉल बी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? यू बी। सो ऑटोमेटिकली उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी बी आफ्टर कोलिजन। सो इन दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उन दोनों का वो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है वो निकाल सकते हैं, कि नहीं? सो एम ए यू ए बिकम्स एम ए वी ए, और बॉल बी का हो जाता है एम बी यू बी चेंजेस टू एम बी वी बी, ठीक है।
फाइनल आफ्टर कलिशन में। आफ्टर कलिशन को हम लोग फाइनल बोल रहे हैं और बिफोर कलिशन को इनिशियल बोल रहे हैं। सो फॉर बॉल ए देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम MAUF टू MAVBA due to the reaction force FBA, and for ball B there is a change in momentum from MBUB to MBVB due to the action force FAB। वो जो एक्शन फोर्स रिसीव कर रहा था बॉल। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि हाँ एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम होता है। इसका मतलब द फोर्स इम्पार्टेंट ऑन बॉल ए बाय बॉल बी इज इक्वल टू द इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स इम्पार्टेंट बाय बॉल बी टू बॉल ए। ठीक है, मतलब बॉल बी टू बॉल बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है? बॉल ए अप्लाई कर रहा है। सो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बॉल ए के ऊपर जो बॉल बी फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? FAB लिख सकते हैं। और बॉल बी के ऊपर जो बॉल ए फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको कैसे लिख सकते हैं? -FB। मतलब माइनस इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर ऑपोजिट। सो FAB क्या था? FAB ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू MBVB माइनस MBUB, ये होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा तुम्हारा FBA, क्या हो जाएगा? FBA हो जाएगा MAVA माइनस MAUA। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो सिर्फ ये नहीं होगा, वो तो चेंज इन वेलोसिटी है, बट टाइम हो रहा है ना, सेम टाइम में दोनों में चेंज आ रहा है, बिकॉज कलिशन एक ही पॉइंट पे होता है और आफ्टर कलिशन का पॉइंट भी, मतलब बिफोर कलिशन आफ्टर कलिशन का जो अंतर होता है, टाइम डिफरेंस होता है, वो सेम रहता है दोनों के लिए, दोनों फोर्स के लिए सेम रहेगा। सो टी का वैल्यू सेम हो जाएगा। Here t is the total time taken to bring in a change in the momentum in both the bodies। ठीक है, तो वो सेम रहता है। सो इसी चीज को टी अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं, बोथ साइड में सेम है, सो व्हाट वी गेट MBVB माइनस MBUB इक्वल्स टू माइनस MAUDB माइनस MAUA। इसी चीज को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली विल गेट MAUA प्लस MBUB, मतलब इनिशियल मोमेंटम्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम्स को अगर ऐड करेंगे, उन दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इसका मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स बिफोर कलिशन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कलिशन। ठीक है, ये समझ में आया सबको? एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में ये हाँ। क्वेश्चन आ सकता है। डिराइव द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एग्जाम में अगर दे तो ये करना अच्छा से। सो दिस इज अल्टीमेटली कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा मतलब मोमेंटम का प्लूरल होता है, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और सॉरी मोमेंटम प्लूरल होता है, मोमेंटा तुम्हारा, सॉरी मोमेंटा प्लूरल होता है, हाँ मोमेंटा होता है, यस। सो दो मोमेंटम्स को या फिर तीन अगर मोमेंटम्स, अगर तीन ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं तो द सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या फिर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, बट यूजुअली हम लोग टू ऑब्जेक्ट्स ही लेते हैं। द सम ऑफ मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कलिशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट आफ्टर द कलिशन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल एनर्जी। हाँ, बीच में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया तब तो ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। ठीक है, मतलब FAB और FBA में कोई उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ सकता, ऑपोजिट डायरेक्शन ही होना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, तभी जाके ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम काम करेगा। ठीक है, हाँ। सबको समझ में आया? एग्जाम में आ सकता है। हाँ, डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर पाओगे? नवोदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, हाँ सर। हाँ सर। okay. जो मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पढ़ के जाओगे काम देगा एग्जाम में। ओके, तो हियर वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू तुम्हारा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ किया था, रेजिस्टिव फोर्स कितना अप्लाई होता है उसमें बॉडी में। सो देखना कैसे किया था एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक के अंदर में भी क्वेश्चंस है, ट्राई टू सॉल्व देम एंड
यही था, ठीक है। तो चैप्टर क्लियर हुआ, डिवीजन। इज द चैप्टर क्लियर? yes, Yes, sir. अभी चैप्टर पढ़ो, किताब पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, पढ़ के समझने का कोशिश करो एंड ट्राई टू सॉल्व द सम्स। जब सम्स करोगे ना तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मतलब तुम थ्योरी अच्छा से समझ सकते हो व्हेन यू डू द सम्स, बिकॉज सम्स में थ्योरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यू हैव टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स, यू हैव टू अप्लाई द लॉज, ठीक है, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज यू हैव लर्नड इन थ्योरी इन द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जितना करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो इसी चैप्टर का हम लोग कुछ तुम्हारा रिवीजन करते हैं यहाँ पे, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा, तो ऐसा कौन सा लॉ है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which law of motion gives the measure of force, and by measure of force I mean F equals to ma। so किस लॉ से मिला था हम लोग को ये F equals to ma? कौन सा होगा बोलो सरस्वती? second law, यस, सेकंड लॉ। समझ में आया क्यों सेकंड लॉ? बिकॉज सेकंड लॉ से हम लोगों ने F equals to ma डिराइव किया था, है कि नहीं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इससे डिराइव किया था ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p minus u by t, इससे डिराइव किया था। दिस वाज एक्चुअली a, सो F equals to ma यहाँ से मिला था, है कि नहीं? सो दिस वाज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ। सो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन एनी फोर्स प्रोड्यूस तो कोई भी फोर्स क्या मोशन ला सकता है क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में? नो, आंसर इज नो। क्यों? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज in order to produce motion in a stationary object, एंड कौन सा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस फोर्स चाहिए, है कि नहीं? एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। बैलेंस फोर्सेस समझ में आया? मतलब एक अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, देयर मस्ट बी नेट अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सबको समझ में आया क्वेश्चन? Is it clear to everyone? Yes, sir.
Yes, sir. कैन एवरी फोर्स में फॉर कोई फोर्स मोशन ला सकता है? नहीं ला सकता। अगर वो फोर्स बैलेंस हो रहा है किसी दूसरे फोर्स के साथ तब वो कोई मतलब उसके मोशन में कोई चेंज ला नहीं सकता। ठीक है, तो ये था हम लोगों का तुम्हारा एग्जाम्पल, तुम्हारा क्वेश्चन एक था तुम्हारा। सो हाँ, तो तुम्हारा नॉर्मल है। उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, तुम्हारा ये क्वेश्चन है टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या होगा इसका आंसर? नो, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यस और नो? समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ Yes, sir. सो ये था तुम्हारा तो और एक ऐसा टाइप का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ए बॉडी, सो यहाँ पे ऐसा बॉडी ए is heavier than body B. बोलो, which has more inertia? ऋषिकेश बोलो। कौन सा, इसमें होगा या फिर इसमें होगा? ऋषिकेश, B. कौन सा भारी है बोलो, कौन सा भारी है पहले बोलो। बॉडी ए भारी Body है या? B. हाँ, तो Body B. किस कौन ज्यादा रेजिस्ट करेगा, मतलब which one will be more difficult to move? The body B. अरे भारी कौन सा है वो पहले बताओ। So भारी है body B. भारी बॉडी भी है, अच्छा से पढ़ो ना लाइन को। क्वेश्चन अच्छा से Sorry, sir. समझ। Body A. बॉडी ए इज हेवियर देन बॉडी बी, इसका मतलब क्या? मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी बी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अच्छा से समझ लो। Yes, sir. तो अभी बताओ कि कौन सा ज्यादा मूव करने में तकलीफ होगा, बॉडी ए मूव करने में तकलीफ होगा या बॉडी बी? ज्यादा तकलीफ किसमें होगा? The body A. बॉडी ए। तो इनर्शिया किसमें ज्यादा है? The body A. ऑब्वियसली बॉडी ए। तो बिकॉज इनर्शिया इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, है कि रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। सो जिसको ज्यादा मूव करने में ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका इनर्शिया ज्यादा है। सो वी कैन से बॉडी ए हैज मोर इनर्शिया। Hence, it is heavy. Okay, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। a body is moving with uniform acceleration. Mind that, not uniform velocity, uniform acceleration. So, so is its momentum constant? क्या होगा?
इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे करते हैं। शाश्वती, कैन यू आंसर, क्या होगा इसका? है येस और नो? क्या होगा? नो। यस नो, क्यों नो? देखो वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इनिशियल वेलोसिटी अल्टीमेटली हैज बिकम v, ठीक है। सो ऑब्वियसली u टू v जाने के लिए एक्सेलरेशन आ गया उसके बॉडी में, सो इसका वैल्यू था m, सो u से लेकर v आने के लिए एक्सेलरेशन आया, सोचो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, एंड ड्यू टू दैट u से v आ रहा है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। सो इनिशियल में क्या होगा, इसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम क्या होगा mu, और इसका वेलोसिटी क्या होगा mv, ये दो वैल्यूज अलग अलग होगा ना, तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम सेम नहीं है, तो मतलब मोमेंटम सेम कम होगा। सो इसका आंसर है नो, बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, है कि नहीं? सो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? बिकॉज एक्सेलरेशन कब आता है, जब तुम्हारा इनिशियल में अलग एक वेलोसिटी होगा, फाइनल में अलग एक वेलोसिटी होगा, तभी जाके तुम्हारा एक्सेलरेशन आता है। सो एक्सेलरेशन अगर बॉडी में है, कोई भी टाइप का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन अगर है, वेलोसिटी इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म, ओके, समझ में आया? सो वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मोमेंटम भी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा। सबको समझ में आया आंसर? सबको समझ में आया? Yes, sir. सो अच्छा तो देखना, ये वाला बहुत सारा क्वेश्चन है, स्पेशली एग्जांपल्स देखना है एनसीईआरटी का, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखना है, उसके बाद तुम्हारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है वो देखना है। सो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा आ सकता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑन सेकंड लॉ। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको तो पता ही है कौन सा आंसर होगा, दिया है, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, derive f equals to ma, yeah. Both of these questions carry 5 marks, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, समझ में आया? और एक होगा क्वेश्चन, तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन या फिर ऐसे कैसे था, डिराइव, डिराइव आ सकता है, या फिर और एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग द थर्ड लॉ। दोनों का मैंने आंसर लिखा दिया है नोट्स में, ये भी 5 मार्क्स का ही देगा, सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, ओके, समझ में आया? हाँ।
बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो तुम्हारा इसी का आंसर और एक क्वेश्चन है तो तुम्हारा क्या बोल सकते हो, तो अलग अलग फॉर्म सिखा देता हो, आ सकता है सेम आंसर होगा। सेम क्वेश्चन का ऐसा फॉर्म भी आ सकता है तुम्हारा। यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है सो आंसर इज द सेम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को तुम्हारा लिखा दे सकता है डिराइव द क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये ऐसा टाइप के भी दे सकते हैं, आंसर सेम होगा, द सेम थिंग। ओके, सो यही है तुम्हारा। ग्राफ से ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं ग्राफ में जो होता है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन बताने पे ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल moving on the surface of the floor is shown below. Calculate the force acting on the ball. If mass of ball is 100 grams, 100 ग्राम का एक बॉल है, उसको जमीन पे रोल हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली उसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे 2 एक्सेस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिस इज द ग्राफ, देखना है, तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 10 है, यहाँ पे 20 है, दिस ऑब्वियसली बी इन मीटर पर सेकेंड, और दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम, बीटी ग्राफ है ना, तो टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, सो ऐसा टाइप का ग्राफ मिलेगा तुमको। ठीक है, ये है डायग्राम। तो इसी को कैसे करेंगे, और बहुतों का होमवर्क मैंने चेक किया है, तुम लोग फिगर्स ग्राफ्स ये सब ड्रॉ करना है आंसर के साथ। समझ में आ रहा है? मैथ्स में भी साइंस में भी, स्पेशली काव्यिक एंड ऋषिकेश।
समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब जब तुम सॉल्यूशन देख लिखोगे ना, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, अगर तुम कॉपी में नहीं लिखोगे, एग्जामिनर हैज टू कॉन्स्टेंटली लुक इनटू द क्वेश्चन पेपर, सो डोंट डू दैट, ठीक है? एग्जैक्टली कॉपी करना, अगर गिवन है तो अच्छा है, यू हैव टू कॉपी इट प्रॉपर्ली फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। और अगर तुम्हारा डायग्राम बनाना है, फिगर्स बनाना है, तो अच्छा से बनाना, विदाउट फिगर्स कोई भी सोल्यूशन मत लिखना, ओके? मैंने तुम लोगों का आंसर होमवर्क्स में लिख के दिया है, देखा है ना तुम लोगों ने? यस सर। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के लिए, फोर्स हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे? तुम्हारा फोर्स मतलब कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस एंटायर ग्राफ, है कि नहीं? ये पूरा वेलोसिटी की, मतलब ये जो वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ ये क्या देगा? दिस लाइन विल गिव अस एक्सेलरेशन। सो ये जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस एक्सेलरेशन ग्राफ में कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, सो इसमें जितना फोर्स है वो हम लोग निकालेंगे, समझ में आया? सो फॉर दैट लेट अस सपोज एट द स्टार्टिंग, तो यहाँ पे मैं को क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम द ग्राफ you can see इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी? ये होगा ना, दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल, है कि नहीं? यस और नो? हाँ बिकॉज ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट तुम्हारा इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ये है, ठीक है? दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, दिस इज आवर फाइनल पोजीशन इन द ग्राफ। ऑटोमेटिकली इसके लिए वेलोसिटी ये है और इसके लिए वेलोसिटी ये है, ठीक है? सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन कितना है? 0 से 20 पहुंचने में कितना लेगा? टाइम टेकन कॉमा टी इक्वल्स टू कितना टाइम लगा? 3 माइनस 0, है कि नहीं? ये पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? 3। ये पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम है क्या? 0। सो 3 माइनस 0 सेकंड, दैट इज 3 सेकंड्स। समझ में आया? सो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, है कि नहीं? सो देयरफॉर सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल मत लिखना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉल कितना होगा? दिस विल बी a, है कि नहीं? ये तो पता है ना फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी। सो a का वैल्यू कितना हो रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड, सो ऑब्वियसली 20/3 कितना होगा एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? सो मास ऑफ बॉल क्या था? तो देयरफॉर फोर्स कितना होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल यहाँ पे और एक क्वांटिटी लिख देना जो नहीं लिखा है, मास ऑफ द बॉल, है कि नहीं? मास ऑफ द बॉल कितना था? m इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। ग्राम्स में लिखने से नहीं होगा। ग्राम्स में लिखने से क्यों नहीं होगा? बिकॉज तुम्हारा आंसर किस में है? ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? बाकी जितना भी यूनिट्स है ऑलरेडी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकल गया, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। सो 100/1000 केजी, ठीक है? 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी, so that is why we are getting 100/1000, so 1/10 kg। समझ में आया? so force acting on the ball will be equals to, so comma f will be equals to ma। so ma कितना है? m का वैल्यू है 1/10 kg। यूनिट देखना, हाँ अच्छा से, कभी भी उल्टा पुल्टा यूनिट मत यूज करना। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्राम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर गलत निकल जाता है। न्यूटन में अगर चाहिए, न्यूटन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गेट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? सो अगर केजी के जगह में ग्राम लिख दोगे, वो न्यूटन में नहीं निकलेगा ना। समझ में आया?
So in order to write force in newtons, you have to find the answer in kg meter per second square. So ये हो गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So 10 यहाँ पे कट गया. So 2/3 मीटर पर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम लोग kg मीटर पर सेकंड का आंसर निकालने के बाद ही न्यूटन लिखो. तो जस्ट कन्वर्ट दिस सिंबल इनटू. सो कितना निकलेगा 3/2 कितना होता है? रुको ये कितना था? सॉरी रुको यहाँ पे गलती कर दी. यहाँ पे टाइम्स 4 था डायग्राम में. 1 2 3 4 ये गलती हो गई. सॉरी. इसके आंसर में मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड. सो कितना होगा 5/2. सो 1/2. सो 1/2 का मतलब क्या है 0.5. तो 0.5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे मीटर. समझ में आया? इससे सम क्लियर कैसे किया जाता है? सबको समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आया? हाँ सर. कैसा टाइप का सम दे सकता है एग्जाम में? ट्राई करना. मतलब अभी ट्राई करना, एग्जाम में दे सकता है. एग्जाम में ट्राई मत करना, एग्जाम में अटेम्प्ट करना. ओके. सो ऐसा टाइप का एग्जाम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड. और एक टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10. आज का क्लास से समझ रहे हो? हाँ. Yes, sir. और इस चैप्टर में पिछला चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है काम में. तो ये सब मैंने कराया था. देख लिया था. तो बुलेट का दिखाया जाएगा. सैंड बैग वाला क्वेश्चन कराया था. एक सैंड बैग होता है, तुम बुलेट यहाँ पे होता है बुलेट है कि नहीं. सो दिस बुलेट enters a sandbag, so it travels up to a distance. तो यहाँ तक पहुँच जाता है. ये वाला दिखाया था. हाँ हाँ sir. हाँ. तब तो कराया था. ये क्वेश्चन बहुत आता है. ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ. तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा डिस्टेंस दिया रहेगा. मतलब बोलेगा कि हाँ सैंड बैग के अंदर तुम्हारा इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स या फिर 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है. कितना तुम्हारा उसका फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई किया था ताकि वो इतना 5 सेंटीमीटर तक जा पाए. ठीक है. सो रेजिस्टेंस फोर्स कितना अप्लाई कर रहा था सैंड. ठीक है. सो यू हैव टू कैलकुलेट दैट. तो ट्राई टू दोस काइंड ऑफ सम. बहुत सारा सम्स है. हाँ नेट में भी देख सकते हो. बहुत अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन मिलेगा. सो ट्राई टू डू दोस. ठीक है. जितना प्रैक्टिस करोगे सम्स उतना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और तुम्हारा थ्योरी भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगा. ओके. सो ट्राई टू डू एज मेनी सम्स फ्रॉम चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 9 फॉर योर एग्जाम. इन 3 चैप्टर से जितना हो सके सम्स करना. ठीक है. तो सम्स करने जाओगे तो मतलब तकलीफ हो सकता है. तकलीफ होने में तुम फिर से किताब देखोगे. ठीक है. यू विल अगेन सी द नोट्स एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न. ठीक है. प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तब समझ में आएगा. सिमिलरली फॉर मैथ्स, ये साइंस के लिए. हाँ प्रैक्टिस. तो साइंस के लिए ये है. और मैथ्स के लिए क्या है? मैथ्स के लिए बाकी चैप्टर तो करोगे. मैथ्स तो पूरा ही प्रैक्टिस के ऊपर ही है ना. बट द स्पेसिफिक चैप्टर्स दैट आई वांट यू टू प्रैक्टिस इज चैप्टर 6 and 7. ठीक है. Why 6 and 7? Because 6 and 7 are based on geometry. ठीक है. एंड ज्योमेट्री अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता एक टेक्निक हो गया उसी टेक्निक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा अलग अलग सिचुएशन दिया जा सकता है. अगर वो इंट्यूशन नहीं आएगा
कि हाँ मुझे इसको ऐसे यूज कर पाऊंगा। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएगा। नोबडी कैन टीच यू, ठीक है। मैं भी अगर तुम लोगों को समझाया, यू हैव जस्ट एक्सप्लेन सम ऑफ द फ्यू सम्स, बट इफ यू प्रैक्टिस दो सम्स, यू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, तब जाके अगर बाहर से भी क्वेश्चन आता है तुम लोग कर पाओगे। बाहर से मतलब इतना टफ नहीं देगा, रिलेटेड ही देगा, ठीक है, बट इजी देगा। बट अगर तुम उसका वे ऑफ सॉल्विंग अलग हो, बट दैट वे ऑफ सॉल्विंग कैन बी इजीली अकॉम्प्लिश्ड बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। सो समझ में आया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए। हाँ। सो ठीक है, आज का क्लास अच्छा लगा? शाश्वती, और कोई डाउट? नहीं, अब अभी तक तो नहीं है। समझ में आया ना पूरा अच्छा से? बाहर से हाँ। क्वेश्चन देखना, बाहर नेट में बहुत मिलता है, अच्छा क्वेश्चन मिलता है। ट्राई टू सी कैसे सॉल्व किया, न्यूमेरिकल्स देखना सॉल्व कैसे करते हैं, ट्राई टू प्रैक्टिस दो सम्स, ठीक है, ठीक है, सबको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स फ्रॉम दिस चैप्टर्स, तभी जाके चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। सो थैंक यू। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? काव्यक, नवदीप, ऋषिकेश, एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. No, sir. काव्यक? No, sir. सो प्रैक्टिस, अगर कोई कहीं पे अटक जाते हो, कहीं पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। तो कल भी मैं क्या करूंगा, कल तुम्हारा आई विल डू मोर सम फ्यू सम्स फ्रॉम चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 में हम लोगों ने इतना ज्यादा सम्स नहीं किया था, सो चैप्टर 3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, सो लेट आई विल डिस्कस दोस। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 का कल केमिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। ऐसा एक मतलब 2 और 3 का 2 क्लासेस में हो जाएगा। सो नॉट चैप्टर 2, सॉरी चैप्टर 3 का, ओके, ओनली स्पेसिफिक टू चैप्टर 3। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कौन सा चैप्टर का था शाश्वती? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कौन सा चैप्टर का था? लेसन नंबर 3। तो लेसन नंबर 3 हम लोग कल रिवीजन करेंगे, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय सर। Bye, sir.